वेलकम टू शिव शांति क्लासेस। शिव शांति क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 2 है। आपने यदि पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसे ज़रूर देख लें, या कि फिर आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको वहाँ 10th क्लास की मैथ और साइंस और इंग्लिश तीनों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहां से जा करके सारी क्लासेस देख सकते हैं और आपके पहचान के 9th क्लास के बच्चे हों उन्हें भी बता सकते हैं। तो आपको कैसे जाना है वो हम क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा समझा देते हैं। ये देखिए, आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन यहाँ पे है, इसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नया वीडियो आते ही आपको अपडेट मिल जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप सभी वीडियो को लाइक करेंगे। जो भी आपको डाउट हो तो इस कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा। आप वीडियो को यहाँ से जा करके आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों को, अपने पहचान वालों को भेज सकते हैं। उसमें से आप व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, टेलीग्राम, जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं वहाँ पे आप यहाँ शेयर पे जा करके डायरेक्ट आप भेज सकते हैं। अब हमारी सारी वीडियो देखने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? शिव शांति क्लासेस पे जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा मोबाइल पे। उसके बाद आपको क्या क्या मिलेगा? यहाँ पे होम मिलेगा, वीडियो मिलेगा, प्लेलिस्ट। तो आपको जाना है कहाँ पे? प्लेलिस्ट पे जाएंगे। यदि आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको सारी प्लेलिस्ट यहाँ पे दिख जाएंगे। देखिए, यहाँ पे 10th क्लास की मैथ की प्लेलिस्ट है। तो आप पूरी मैथ चैप्टर नंबर 1, 1.1, 1.2 सारी चीज़ें पूरा एक्सप्लेन के साथ, इंट्रोडक्शन के साथ दोनों भाषाओं में समझाई गई है। उसी प्रकार आपके पहचान के दिन 9th के बच्चे हैं, आपके छोटे भाई बहन, तो उन्हें भी बता दीजिएगा। जैसे भी मैथ की प्लेलिस्ट दिख रही है वही आगे साइंस की भी प्लेलिस्ट दिखेगी, 10th क्लास की, 9th क्लास की और इंग्लिश की भी दिखेगी। तो आपको जहाँ भी जो भी पढ़ना है आप सारी चीज़ें, सारी क्लासेस लाइन टू लाइन पढ़ते जाइए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए चलते हैं अब क्लास की ओर। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आप प्लेलिस्ट पे आप जाकर के चेक करते रहिएगा, नया वीडियो आते ही यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो पिछली वीडियो में हमने ये चीज़ कंप्लीट कर लिया था, Mg + O2 + MgO = MgO, अर्थात ये समीकरण को हमने कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ये संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। ठीक, तो यहाँ से शुरू करते हैं। इसके कहने का मतलब क्या है? आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा। आपको अपनी 9वीं कक्षा के अध्ययन किया था, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ से यहाँ तक, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, इसीलिए हम उसे संतुलित करते हैं। अर्थात जो हमारा एरो के निशान के इस साइड होगा LHS, इधर का भी द्रव्यमान और इधर का भी द्रव्यमान, दोनों द्रव्यमान बराबर होते हैं। कभी भी द्रव्यमान को ना बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, बस उसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे यदि आप पानी लेंगे, आप कागज लिए, जैसे मैं केमिकली बता रहा हूँ, आप कागज को जलाए थे, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था, कागज था, कागज को जलाए तो जलने के बाद जो उसका द्रव्यमान होगा, जो उसका मास होगा, वो बराबर होगा अपने ओरिजिनल कागज के, वो अपना कभी भी अलग अलग नहीं होगा। वही चीज समझा रहा है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों की कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। हमने बताया था अभिकारक क्या होता है और ये अपना उत्पाद क्या होता है। तो अभिकारक, एरो के जो LHS साइड होता है वो अभिकारक कहलाता है और एरो की जो RHS साइड होता है वो हमारा उत्पाद कहलाता है। ठीक, तो ये चीज समझ में आ गया होगा। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। अर्थात हमने क्या किया था, उसमें मैग्नीशियम को भी और ऑक्सीजन को, जो एरो के इस साइड था और जो एरो के मतलब LHS और RHS दोनों साइड हमने
मैग्नीशियम का नंबर बराबर किया था और ऑक्सीजन का नंबर बराबर किया था। वही चीज कह रहा है कि परमाणुओं की संख्या बराबर रहती है, इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। क्या रासायनिक समीकरण संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखते हैं। अब इसमें क्या सीखना है इसमें कि रासायनिक अभिक्रिया जो भी दी हुई है उसे हम संतुलित कैसे करेंगे। ठीक, तो हम इस वीडियो में किसी भी समीकरण को संतुलित कैसे करना है वो चीज समझेंगे, अर्थात LHS इक्वल टू RHS कैसे करेंगे, किस विधि द्वारा करेंगे, पहले किसको करना चाहिए, बाद में किसको करना चाहिए, वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो क्या लिया है, क्रियाकलाप 1.3 लिया है। तो उसमें क्या था, आप क्रियाकलाप 1.3 पढ़े होंगे, तो उसमें क्या क्या यूज हुआ था, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो क्या बना हमारा उत्पाद में, क्या बना प्रोडक्ट पे, क्या बना जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। उपरोक्त समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में दर्शाया जा सकता है। इसे और छोटा कैसे कर सकते हैं, उसके सूत्र के अनुसार। ठीक, तो जिंक का सूत्र क्या होता है, Zn। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4। ये दोनों के बीच में इन दोनों को अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें प्लस करना होता है। अब हमें उत्पाद के रूप में क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट अर्थात ZnSO4। ये हमारा जिंक सल्फेट का सूत्र होता है। ये सारी सूत्र आप याद करते रहिएगा, ठीक ना। और हाइड्रोजन क्या होता है, H2। ये हमारे सारे सूत्र होते हैं, इन सारे सूत्रों को आप दिमाग में बैठा के रखिएगा है। अब आइए समीकरण 1.3 के तीर के निशान के दोनों ओर तत्वों को परमाणु की संख्या का तुलना करते हैं। अब दोनों ओर तुलना करते हैं कि इधर जिंक कितने हैं, इधर जिंक कितने हैं, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, इधर हाइड्रोजन कितने हैं। इसमें कौन कौन से तत्व यूज हुए हैं, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। तो हमें यही देखना है कि जिंक दोनों बराबर, दोनों ओर कैसे हैं, हाइड्रोजन कैसे हैं, सल्फर कैसे हैं और ऑक्सीजन कैसे हैं, ये चीज समझते हैं। तो देखिए तत्व कौन कौन से हमने यूज किया, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। तो जिंक ये हमारा LHS है, ये हमारा LHS जो माना था एरो के बाएं साइड, और एरो से दाएं साइड क्या बना था, उत्पाद क्या हुआ था, RHS माने थे, RHS होता है ये। तो उत्पाद और अभिकारक। ठीक, तो उत्पाद में जिंक कितना है, जिंक 1 है तो 1 हो गया। ठीक, और उत्पाद में कितनी जिंक है, उसमें भी 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो इधर भी 2 और इधर भी 2 हैं, ये देखिए। उसके बाद सल्फर कितने हैं, 1 है इधर भी और 1 है इधर भी। ठीक, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन O4 है, 4 हैं, और इधर भी ऑक्सीजन O4 है, 4 है। तो इसमें कोई बदलाव आया, अर्थात समीकरण 1.3 के तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह संतुलित रासायनिक समीकरण है, अर्थात बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। ठीक, समझ में आ गया होगा। ये दोनों साइड LHS और RHS के जो परमाणुओं की संख्या थी, एटॉम के नंबर थे, वो हमारे बराबर हो गए। ठीक, अब हम निम्न समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करेंगे। अब हमारा दूसरा इक्वेशन हमारे पास है ये Fe प्लस H2O। तो क्या बना, हमारा प्रोडक्ट बनेगा Fe3O4 प्लस H2O। अब हम इसे बैलेंस करेंगे। इसे बैलेंस करने का जो तरीका है वो चीज अच्छे समझिएगा। ये चीज आप समझ गए तो आप किसी भी रिएक्शन को बैलेंस्ड कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। तो स्टेप 1 क्या कहता है, चरण 1 क्या कहता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तित नहीं करना है, अर्थात हमें बॉक्स इसलिए बनाने के लिए बोल रहा है कि हमें ये बॉक्स के अंदर जो भी हमारे पास है उसे बदलना नहीं है, ये बदलना नहीं चाहिए। ठीक, ये यदि H2O है तो H यदि आप कहें कि O को पहले ला दें H2 को बाद में, तो ये नहीं हो सकता। ठीक, या कि आप कह दें कि 2 ऐड करना है, ये हम आगे समझेंगे। ठीक है, कि ये बॉक्स क्यों बनाया, अभी समझाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमारा स्टेप 2 क्या कहता है, चरण 2 क्या कहता है, असंतुलित समीकरण जो हम जानते हैं कि असंतुलित है 1.5, ये हमें समझ में आ गया कि असंतुलित है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे
शुरू में ही देख लीजिए आयरन कितने हैं, ये आयरन का सूत्र है तो आयरन कितना है 1 है, और इधर आयरन कितने हैं 3 है, तो समझ में आ गया कि ये संतुलित नहीं है। तो उपस्थित विभिन्न में परमाणु की संख्या की सूची बनाइए कि किधर कितने हैं। इसमें कौन क्या क्या चीजें यूज हुई है, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आयरन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, तो आयरन हमारे लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं 1 है, राइट हैंड साइड कितना है 3 है, ये 3 है। ठीक, ये 3। हाइड्रोजन इस साइड कितने हैं 2 हैं, 2 हाइड्रोजन एलएचएस में कितने हैं 2 हैं, तो हाइड्रोजन तो हमारा बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने हैं, इधर 1 है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 4 है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है। ठीक, ये चीजें हमने दूसरे स्टेप में देख लिया। ये सारी चीजें लिखना नहीं है, ये सारी चीजें अभी स्टेप टू समझाया जा रहा है। जब लिखने के लिए बोला जाएगा तो डायरेक्ट आप लिख देंगे, आप एक लाइन में लिख देंगे, इसके बाद डायरेक्ट आंसर लिख देंगे आप, देखिएगा। तो चलिए स्टेप 3 समझते हैं वो क्या कह रहा है। एकदम आराम आराम से समझा रहा हूँ ताकि दोबारा आपको कहीं और समझने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो स्टेप 3 क्या कर रहा है, सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को सबसे पहले संतुलित कीजिए, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद। अर्थात ये क्या कह रहा है कि जो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा कौन सा है, आयरन है, आयरन सबसे ज्यादा क्या है 3 है, सबसे शुरू में स्टार्टिंग में। ठीक, लेकिन इससे भी ज्यादा क्या है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कहाँ पे है ये 4 है, तो हमें क्या करना है सबसे पहले ऑक्सीजन को बराबर करना है। ठीक, तो जो सबसे बड़ा होता है चाहे वो अभिकारक में हो या उत्पाद में हो, तो उसे पहले बराबर करना है। उस यौगिक के सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को चुनिए, इस आधार पर हमें Fe3O4 और उनके अभी ऑक्सीजन तत्व को चुनिए। दाएं ओर ऑक्सीजन के चरण 4 परमाणु हैं, जबकि बाएं ओर केवल 1। दाएं ओर 4 है और बाएं ओर सिर्फ केवल 1। तो इसे संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन में परमाणु प्रारंभ में कितने हैं H2O, तो 2 हाइड्रोजन इधर हैं, उत्पाद में क्या है मतलब ऑक्सीजन कितने हैं 1 हैं, हमें ऑक्सीजन के परमाणु के पर ध्यान देना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 है, इधर क्या है 4 है, तो इसको क्या करेंगे इधर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा संतुलित करने के लिए इधर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए यह अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिकों के सूत्र में नहीं बदलाव नहीं कर सकते। जैसे कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए 4 गुणांक लगाकर 4H2O लिख सकते हैं। अर्थात H2O जो हमने इसके ऊपर बॉक्स बनाया था ना, तो अब बॉक्स क्यों बनाया था ये चीज समझिएगा। तो हम इसे ऐसे 4 लिख सकते हैं, लेकिन हम 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए कभी ऐसे नहीं लिख सकते, लेकिन H2O4 या कि H2 का होल 4 बिल्कुल ऐसे नहीं लिख सकते। अर्थात जो हमारा बॉक्स है उसके अंदर बदलाव नहीं आना चाहिए। ठीक, क्योंकि ये पानी है, पानी का सूत्र H2 है, अब ऐसे कर देंगे तो ये तो बदल जाएगा पूरी तरह से, ये दोनों अलग चीज हैं। तो वही चीज कह रहा है कि ऑक्सीजन को हमें क्या करना है, इधर 1 था तो उसे 4 बनाना है, तो 4 हम इस तरह बना सकते हैं, ये बॉक्स के अंदर जो है उसे हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण अब इस प्रकार होगा, कैसे होगा कि हम इधर 4 कर दिए तो हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन इधर भी 4 हो गए, और सॉरी मैं बोल रहा हूँ हाइड्रोजन, हमने क्या किया था पहले ऑक्सीजन को संतुलित किया था, तो ऑक्सीजन इधर 4 हो गए, इधर भी 4 हो गए। ठीक, हमने इसे संतुलित कर दिया है, तो सबसे बड़े को संतुलित किया है। अब आगे चलते हैं। चरण 4 क्या कहता है, आयरन Fe तथा H परमाणु अब भी संतुलित नहीं है। देख रहे हैं ना, आयरन इसमें 1 है 3 है, इसमें हाइड्रोजन 4 दूनी कितने हो गए 8 हो गए, इधर सिर्फ 2 है। तो इनमें से किसी तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। अब हम आंशिक रूप से संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। अब हम किसको करेंगे, हाइड्रोजन को करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन अब हमें ज्यादा दिख रहा है, क्या 8 दिख रहा है। ठीक, अब फिर उसके बाद कौन सा है जो संतुलित नहीं है, उनमें से सबसे बड़ा को देखते हैं कैसे, हाइड्रोजन को। अब हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए, हाइड्रोजन परमाणु में बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को 4 कर देते हैं। ठीक, क्योंकि देखिए इधर क्या हुआ है 4 दूनी 8 है, इधर कितने हैं 2 हैं, तो इसे 8 करने के लिए क्या कर देंगे, यहाँ पे हम 4 लिख देंगे।
तो ये भी 4 दूनी 8, ये भी 4 दूनी 8, तो दोनों हाइड्रोजन बराबर हो गए। वही चीज प्रारंभ में कितने हैं, ये 8 है, ये 8 है, क्योंकि H2O में ये 4 सामने आ गए तो ये 8 हो गए। उसी प्रकार हम जो H2 हमारा इधर दिया है उसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 है हमारे पास, 2 है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 8 हो जाएगा। तो इधर भी 8, इधर भी 8, तो समीकरण सेकंड में क्या हो जाएगा, आयरन प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2O। अर्थात देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब चरण 5 में क्या करेंगे, आयरन को बैलेंस करेंगे। तो चलिए चलते हैं आयरन को बैलेंस करते हैं। ऊपर दिए गए समीकरण की जांच कीजिए तथा तीसरा तत्व चुनिए, लेकिन जो अब तक असंतुलित है। आप पाएंगे कि केवल लोहा ही इस तत्व में संतुलित करना शेष है, अर्थात सिर्फ आयरन हमें बचा है कि उसे संतुलित करना है। तो आयरन को देखिए, आयरन को देखेंगे तो यहाँ पे आयरन क्या कह रहा है, यहाँ पे आयरन कितने हैं, 1 है, इधर आयरन कितने हैं, 3 है। तो बस क्या करना है, यहाँ पे आप 3 लगा दीजिए, तो इधर आयरन 3 हो गए, इधर भी आयरन 3 हो गए। अब देखिए आयरन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब इसमें कोई परिवर्तन आया तो हम वही चीज इस थ्रू में समझिएगा, तो यहाँ पे हो गया 3, 4 और 4। इतना लिखते ही हमारा जो रिएक्शन है वो पूरी तरह से बैलेंस्ड हो चुका है। तो ये कह क्या रहा है वो चीज थोड़ा पढ़कर देख लेते हैं। तो अंत में संतुलित समीकरण की जांच करने के लिए समीकरण के दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या का परिकल्पना कीजिए। अर्थात फिर से हम जांचेंगे कि क्या हमने जो बैलेंस किया है वो सही है। समीकरण 1.9 के दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण अब संतुलित है। रासायनिक समीकरण की संतुलन करने की इस विधि को हिट एवं ट्रायल विधि कहते हैं, कि हमने बस देखते गए और डालते गए, देखते गए और बैलेंस करते गए। ठीक, तो इसे हम क्या कहेंगे, हिट एंड ट्रायल विधि। तो बैलेंस करने के कई सारे मेथड होते हैं, तो ये हमारा ट्रायल मेथड है। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब कि इसमें क्या किए थे हमने, हाइड्रोजन हमें 4 कम लगा तो 4 लिख दिए, 3 कम लगा तो 3 लिख दिए, 2 कम लगा तो 2 लिख दिए। यहाँ पे 3 हमें आयरन कम लगा तो हम 3 लिख दिए। मतलब जो हमें कम लग रहा है उसे हम लिखते जा रहे हैं और बैलेंस करते जा रहे हैं, क्योंकि इसमें सबसे छोटा पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। अब स्टेप 4 क्या कह रहा है कि भौतिक अवस्था में भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखिए। भौतिक अवस्था अभी हमने केमिकली पढ़ा था, रासायनिक के लिए पढ़ा था, अब भौतिक रूप से। और भौतिक रूप से अवस्था का मतलब क्या है कि आयरन क्या है, H2O क्या है, वो हम लिखना है कि आयरन सॉलिड है, हाइड्रोजन गैस है। तो ये चीज़ें कैसे लिखते हैं वो चीज़ समझते हैं। ऊपर लिखे गए संतुलित समीकरण की सावधानी से जांच कीजिए, क्या इस समीकरण में हमें अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में ज्ञान होता है? बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि हमें वहाँ पे इंडिकेट किया ही नहीं है, उसमें प्रदर्शित किया ही नहीं है कि कौन सा चीज़ क्या है, उसके भौतिक स्वरूप क्या होते हैं। इस समीकरण में इसकी भौतिक अवस्था में कोई जानकारी नहीं है, मतलब इसके पहले तक हमें भौतिक अवस्था के बारे में जानकारी नहीं थी। अब हम वो चीज़ जानकारी प्राप्त करते हैं। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। उसके भौतिक अवस्था को दर्शाएंगे। भौतिक अवस्था मतलब कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है, कौन सा एक्वस है। एक्वस भी हम समझाएंगे एक्वस क्या होता है। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्था के क्रमशः गैस को क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे। द्रव मतलब लिक्विड को एल से डिनोट करेंगे। जलीय को क्या लेंगे, एक्वस। एक्वस मतलब जलीय मतलब कि कोई भी सोल्यूशन है उसमें पानी मिला दिया गया, उसमें पानी मिला हुआ है, उसे हम एक्वस कहेंगे। और ठोस मतलब सॉलिड मतलब एस से दर्शाया जाता है। अभिकारक या उत्पाद जब जल के घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब हम उसे एक्वस कहते हैं। क्या बोला, जल के घोल के रूप में उपस्थित होते हैं। अर्थात कोई भी रासायनिक में यदि हम जल में मिला दें उसे, तो उसे हम एक्वस कहेंगे, मतलब उसमें जल की मात्रा मिली हुई है। ठीक, वो ओरिजिनल नहीं है, उसमें जल मिला हुआ है। ठीक, आप संतुलित समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, ये देखिए, इसमें क्या लिया है, आयरन क्या होता है, आयरन लोहा। लोहा आपको क्या दिखता है, आपके आसपास क्या दिखेगा, सॉलिड रूप में दिखेगा, ये तो एस लिख देंगे। हाइड्रोजन क्या दिखेगा, H2O क्या है, पानी है। पानी कैसे है, लिक्विड है, अर्थात अच्छा
अर्थात हमें क्या करना है, पानी हमारा लिक्विड रूप में होता है, लेकिन हमें जब रिएक्शन करवाएंगे तो इसे हम गैस के रूप में करवाएंगे। तो हमने पानी का कौन सा रूप लिया है, गैस रूप लिया है, ठीक ना, लिक्विड रूप नहीं लिया है, इसलिए हम यहाँ पे गैस प्रेजेंट करेंगे। और FeSO4 क्या है, हमारा सॉलिड निकलेगा, और H2 हमारा क्या है, गैस है। तो ये सारी चीजें मेंशन करेंगे। तो ये चीजें, इस मेंशन करने का मतलब क्या निकला कि हमें ये सारी चीजें तो नॉर्मल रहती है, लेकिन पानी क्या होता है, हमें सॉलिड में भी रहता है, गैस में भी रहता है, लिक्विड में भी रहता है। तो हमने पानी को किस रूप में, इसमें इस रिएक्शन में, इस अभिक्रिया में पानी का कौन सा रूप यूज किए हैं, उपयोग किए हैं, वो जानेंगे, वो पता चलता है। तो हमने क्या किया है, गैस रूप पता किया है। तो हमें पानी का गैस इस समीकरण में उपयोग किया गया है। तो ध्यान दीजिए, समीकरण 1.10 में H2O के साथ गैस चिन्ह उपयोग किया गया है। यह दर्शाता है कि अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। वही चीज समझाया मैंने। प्रायः हम रासायनिक अभिक्रिया में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जा सकता तथा यह जब तक कि यह आवश्यक ना हो। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थिति जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के रूप में ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जो हमने कोई भी रिएक्शन लिया है, एक इस रिएक्शन को भी यूज नहीं किया, कोई एक रिएक्शन लिया है तो इसमें हम रिएक्शन लिख दिए, उसमें हम सॉलिड गैस भी लिख दिए कि हमने क्या लिया था। अब इसको परिवर्तित करने के लिए क्या क्या यूज हुआ है, जैसे कि इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज हुआ है, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज हुआ है, वायुमंडलीय दाब यूज हुआ है। तो ये चीज भी हमें लिख देंगे। यदि हमें कोई हीट यूज करना है, ताप यूज करना था, तो वो भी हम लिख देते कि कितने डिग्री सेल्सियस का यूज किया गया। जैसे हमारा ये दूसरा रिएक्शन है, इसमें क्या क्या यूज हुआ है, क्या क्या उपयोग हुआ है, सूर्य का प्रकाश यूज हुआ है और क्लोरोफिल यूज हुआ है। तो ये चीजें भी हम जो एरो है उसके ऊपर और नीचे लिख सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा उत्पाद प्राप्त हुआ है। ठीक, तो यहां तक आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका है। इसके बाद कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, ये चीजें नॉर्मल हैं, आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि ये क्वेश्चन समझ में न आए तो आप पेज नंबर लिख करके कि चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 6 के जो क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आए, तो ऐसा आप लिखेंगे तो मैं कोई भी वीडियो उस रूप में बना दूंगा और लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप वो चीज़ें जान जाएंगे। बट वो चीज़ें लिंक आपके पास तभी आएगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। तो आगे हम रासायनिक अभिकारकों के प्रकार, मतलब अभिकारक कितने प्रकार के होते हैं, ये चीज समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, इसके आगे समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।